हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जैसे कि आप सबको पता है आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको एसिड एंड बेस रिवाइज़ करवा दिया जाए। कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में रिवाइज़ करवा दूँ। अगर एक वीडियो में रिवाइज़ नहीं करेंगे तो इसी वन शॉट का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा और आई होप कि वो पार्ट आपको शाम तक मिल जाएगा। अब देखिए कि सबसे पहले एसिड एंड बेस में मैंने थोड़ा आगे पीछे करके कर रखा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको करवाती हूँ यहाँ से लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस से। जैसे कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ते, इसने क्या बोला, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस वाज प्रपोज्ड बाय लक्स एंड एक्सटेंडेड बाय फ्लड। यानी कि जो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो लक्स ने दिया था और उसको आगे कंटिन्यू किसने करा था, फ्लड ने। इन्होंने क्या करा था, एसिड बेस रिएक्शन को इन्होंने कंसिडर करा था ऑक्साइड आयन की टर्म में, इज़ जनरली यूज फॉर हाई टेम्परेचर एंड मॉल्टन स्टेट। सिंपली बताऊं तो उसने क्या करा, ऑक्साइड आयन की फॉर्म में करा। जैसे कि अगर आपने अरहेनियस पढ़ा होगा तो अरहेनियस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में एसिड और बेस को बताया था, यानी कि एसिड और बेस को अलग अलग बताया था। लक्स फ्लड ने एसिड और बेस को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा, किस तरीके से अलग करने की कोशिश करी, ऑक्साइड आयन के बेसिस पे। और ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, हाई टेम्परेचर मॉल्टन स्टेट के लिए। अगर आपको ये वर्ड भी याद रहना, हाई टेम्परेचर मॉल्टन स्टेट के लिए अगर आपके पास लक्स फ्लड आता है तो आप थोड़ा सा बस इतना बता देना कि एसिड बेस को लक्स ने बताया था और एक्सटेंड उसको करा था फ्लड ने, और ये ऑक्साइड आयन के बेसिस पे एसिड बेस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है। अब देखो, लक्स फ्लड के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्साइड आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ऑक्साइड आयन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो आपको बस याद रखना है, लक्स फ्लड ने क्या बोला, एसिड उसके लिए वो होता है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर ले, एंड बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो एसिड क्या है, ऑक्साइड का एक्सेप्टर है, एंड बेस क्या है, ऑक्साइड का डोनर है। अब लक्स फ्लड के हिसाब से बेसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो बेस है वो कैसे निकलेगा, एसिड होगा उसमें O2 नेगेटिव, यानी कि बेस हमने क्या बोला, जो O2 नेगेटिव को डोनेट कर दे, यानी कि दे सके। तो देखो, जब हमने बेस को रिएक्ट करा तो उसने O2 नेगेटिव दिया। ऑक्साइड आयन होता है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव बेस ने क्या करा, डोनेट कर दिया, इसलिए फिर ये क्या कहलाएगा, बेस। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप इसका, CaO को जब हमने रिएक्ट करा तो क्या करा, उसने Ca2 पॉजिटिव दिया प्लस में O2 नेगेटिव दिया, यानी कि ऑक्साइड आयन ये दे रहा है, मैं डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो ये CO क्या कहलाएगा हमारे पास, लक्स फ्लड बेस। सिमिलरली PbO एंड Na2O भी हमें क्या दे रहे हैं, O2 नेगेटिव दे रहे हैं, इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, लक्स फ्लड बेस, क्योंकि O2 नेगेटिव को डोनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से लक्स फ्लड के अगर हम एसिड को देखें तो एसिड क्या करता है, O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है, तो भाई एसिड O2 नेगेटिव रिएक्टेंट की तरफ आएगा, तो एसिड में O2 नेगेटिव इसने ले लिया, फिर तब जाके कुछ बेस बनाएगा। अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा ये बेस और एसिड क्यों लिखा है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद एक कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड वाला, उसको समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जब फिर मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा दूँगी ये चीज़। बस अभी आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि बेस, लक्स फ्लड के हिसाब से बेस क्या होते हैं, जो O2 नेगेटिव यानी कि O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकते हैं। तो बेस डोनेट करने का मतलब O2 नेगेटिव कौन सी तरफ आएगा, प्रोडक्ट की तरफ, और एसिड में O2 नेगेटिव किधर की तरफ आएगा, रिएक्टेंट की तरफ। एसिड का इसने एग्जांपल देके बता रखा है कि SO3 में अगर मैं O2 नेगेटिव, ध्यान से देखो, SO3 ने O2 नेगेटिव क्या कर लिया, एक्सेप्ट करके SO4 नेगेटिव बनाया, इसलिए SO3 क्या होगा, लक्स फ्लड एसिड होगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड एसिड एंड बेस रिएक्शन, लक्स फ्लड के हिसाब से जो एसिड और बेस रिएक्शन है वो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको नॉर्मली पता है, जब हम एसिड में बेस मिलाते हैं तो हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, जैसे CO2 और BaO है, इन्होंने क्या बना दिया, BaCO3, यानी कि BA ने क्या करा, O2 नेगेटिव डोनेट कर दिया, और दूसरी तरफ CO2 ने क्या करा, O2 नेगेटिव एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए CO2 क्या कहलाएगा, लक्स फ्लड एसिड, एंड BO क्या कहलाएगा हमारे पास, लक्स फ्लड बेस। सेम ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल और हैं, आप इनको सिर्फ पढ़ लेना। अगर आपके पास आते हैं लिखने को पेपर में तो आपको एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड द सब्सटेंस विच शोज बोथ टेंडेंसी, लक्स फ्लड के हिसाब से जो सब्सटेंस दोनों की टेंडेंसी शो करे, यानी कि वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सके और ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे को एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करने का मतलब, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल लिख सकते हैं आप ZnO। अब ZnO, इसमें जिंक देखो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, जिंक पहले तो टूटा जिंक 2 पॉजिटिव में, एंड उसने O2 नेगेटिव आयन दे दिया, O2 नेगेटिव आयन कि उसने डोनेट कर दिया। अब अगर जिंक ऑक्साइड ने O2 नेगेटिव आयन डोनेट करा, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक।
अब देखो दूसरी ही एक रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड ने O2 नेगेटिव आयन इसमें रिएक्टेंट की तरफ है, यानी कि इसने जिंक ऑक्साइड ने O2 नेगेटिव क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। अब देखो इसी सिंस जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक, क्योंकि वो ऑक्साइड आयन को लूज कर रहा है Zn2 पॉजिटिव बनाने के लिए, एंड ऑक्साइड आयन को गेन कर रहा है ZnO2 नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि जिंकेट आयन बनाने के लिए, यानी कि इसी वजह से ये जिंक ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा हमारे पास, एम्फोटेरिक, क्योंकि वो बेसिक की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है एंड एसिडिक की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। फिर एम्फोटेरिक का ही दूसरी एग्जाम्पल है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, Al3 पॉजिटिव साथ में 3O2 नेगेटिव दे रहा है, अगर डोनेट कर रहा है तो Al2 इसमें क्या हो गया, बेसिक, इसमें O2 नेगेटिव एक्सेप्ट करके बना दे रहा है AlO2 नेगेटिव, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है तो Al2O3 क्या कहलाएगा, एसिडिक। सिंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट लूजेज ऑक्साइड आयन टू फॉर्म, ऑक्साइड आयन को लूज करके, ऑक्साइड आयन लूज करके यानी कि डोनेट करके वो क्या बना रहा है, Al3 पॉजिटिव बना रहा है, और दूसरी तरफ गेन करके क्या बना रहा है, AlO2 नेगेटिव, एंड गेन्स ऑक्साइड आयन टू फॉर्म 2AlO2 नेगेटिव। दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस बेसिक की भी और एसिडिक की, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपके पास लक्स फ्लड वाला आता है तो आपको यहाँ तक सारा लिखना पड़ेगा, जितना मैंने यहाँ से लिखवाया है यहाँ तक आपको सारा लिखना पड़ेगा। अब शॉर्ट में बता दूँ तो लक्स फ्लड में क्या होता है, लक्स फ्लड के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। दूसरे शब्द में कहूँ तो एसिड क्या होता है, ऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है, एंड बेस क्या होता है, ऑक्साइड का डोनर होता है। बेस के लिए ये वाली रिएक्शन का एग्जांपल लिख देंगे, एसिड के लिए ये वाली, और एम्फोटेरिक जब आपसे पूछे या ना पूछे आपको एम्फोटेरिक भी लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। मेनली ना इस चैप्टर में एसिड एंड बेस के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक अरहेनियस, लुईस एसिड एंड बेसिस, ब्रोंस्टेड एंड लक्स फ्लड, जिसमें से हमने एक अपना पढ़ लिया लक्स फ्लड। नेक्स्ट चलते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो अब ब्रोंस्टेड ने किस बेस पे, यानी कि किस बेस पे उसने एसिड एंड बेस को डिफरेंशिएट करा, किस बेस पे उसने एसिड एंड बेस को अलग अलग करना चाहा। उसने कहा एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H पॉजिटिव को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। देखो कंफ्यूज मत होना, एक फ्लो चार्ट बना लेना ताकि आपको याद रहे। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, डोनेट H पॉजिटिव, और लक्स फ्लड ने कहा था एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, उल्टा है। और लक्स फ्लड के अंदर ऑक्साइड आयन के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, ब्रोंस्टेड में हम H पॉजिटिव आयन के यानी कि प्रोटॉन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो एसिड एक ऐसा, एसिड क्या है, प्रोटॉन का डोनर, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि एसिड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इनके प्रोटॉन का डोनर, और बेस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बेस क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ रिलीज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उस पर ना कोई एसिड होता ना बेस होता, न्यूट्रल होता है, तो उसमें कैसे बनती होगी वो, इन्वॉल्व्स आर रिलीज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि रिलीज यानी कि एक तरीके से डोनेट कर देना। प्रोटॉन रिलीज कौन करता होगा, एसिड, और उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता होगा, बेस, जैसे कि HCl और NH3। HCl है एसिड, NH3 है बेस। ये बना है NH3 से बनने वाला, दूसरी तरफ जो NH3 से क्या बना, NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे बेस। तो बेस से जो दूसरी तरफ बनता है वो होता है कॉन्जुगेट एसिड, और जो एसिड का दूसरी तरफ बनता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। HCl से यहाँ पे क्या बना है, Cl नेगेटिव, इसलिए ये एसिड और इसका क्या कहलाएगा, Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस। NH3 यहाँ पे बेस है, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड इसका NH4 पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो उसने वही बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन किसने रिलीज़ करा है, HCl ने H पॉजिटिव को क्या करा है, रिलीज़ करा है, तो इसलिए रिलीज़ करने की वजह से, डोनेट करने की वजह से HCl के बन गया एसिड, और डोनेट करने के बाद ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, तो एसिड से क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। दूसरी तरफ NH3 बेस है, उसने क्या करा, इस H पॉजिटिव को जो इसने क्या करा था, डोनेट, उसने उसको एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, NH4 पॉजिटिव, इसने एक्सेप्ट करा इसलिए बेस, और इससे बनने वाला क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो वही लिखा है कि HCl लूजेज अ प्रोटॉन, इट इज एसिड, वेयर NH3 एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, इसी वजह से वो बेस है। एसिड एंड बेसिस को कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एसिड और बेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि हमने ये बताया, देखो आयंस हम बताएंगे NH4 पॉजिटिव, आयंस मतलब जिस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन हो, यानी कि आयंस को भी हम एसिड बेस भी बता सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को भी बता सकते हैं। अब देखो आयंस को कैसे बताएंगे, जैसे कि NH4 पॉजिटिव में अगर मानो मैं H2O डाल दूँ, अब NH4 पॉजिटिव के पास क्या टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए NH4 क्या कहलाएगा, एसिड।
और वहीं H2 एक H पॉजिटिव को लेके क्या बना सकता है, H3O पॉजिटिव बना लेगा। ये ले सकता है, H2 क्या कर सकता है, ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए H2 क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। H2O बेस यानी कि H पॉजिटिव को लेके वो क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे बेस है तो इसका दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, इससे कॉन्जुगेट एसिड। एसिड यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे एसिड था तो इससे बनने वाला क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली एक और रिएक्शन दिखाई है NH4 पॉजिटिव की S2 नेगेटिव के साथ। सेम यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा तो इससे NH3 बनेगा कॉन्जुगेट बेस। एक H पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, HS नेगेटिव। अब देखो ये S2 नेगेटिव का HS नेगेटिव कैसे बना, NH4 से एक H पॉजिटिव आया, उसने उसको S2 ने एक्सेप्ट कर लिया। देखो एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव मतलब इस पर 2 नेगेटिव क्या आए हैं, तो एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव न्यूट्रल कर देगा, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव हट गया, बस पे कितना नेगेटिव बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसलिए HS नेगेटिव। इस तरीके से ही बना है। इससे बना है बेस से तो इसलिए कॉन्जुगेट एसिड, इस एसिड से बना है इसलिए क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रोटोन ट्रांसफ़र रिएक्शन, क्योंकि प्रोटोन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, फिर सेम जैसे हमने लक्स फ्लड में पढ़ा था एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इसमें भी सेम आता है कि कुछ सब्सटेंस के होते हैं कैपेबल होते हैं या कि वो डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं प्रोटोन को, यानी कि ऐसे कुछ सब्सटेंस भी होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन को प्रोटोन भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब एम्फोटेरिक उसमें लक्स फ्लड में कौन कौन से एग्जाम्पल थे एम्फोटेरिक के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। इसमें देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। इसमें भी 2 एग्जाम्पल करवाएंगे, वाटर का एंड बाइकार्बोनेट आयन का। तो पहले हम वाटर का देखते हैं। देखो वाटर बिहेव एज एन एसिड एंड बेस, कैसे रिएक्ट, वाटर उसने बोला वाटर दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, एसिड की तरीके से भी और बेस की तरीके से भी। अब देखते हैं कैसे करता है बिहेव। देखो वाटर HCl प्लस में वाटर, HCl के पास क्या टेंडेंसी कि वो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो Cl नेगेटिव बन जाएगा और एसिड का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इस H पॉजिटिव को H2O ले लेगा, अगर H पॉजिटिव को H2O ले रहा है यानी कि क्या कहलाएगा, बेस, और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, यहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है तो इससे बनने वाला क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में H2O यानी कि वाटर किस तरीके से बिहेव करा, बेस की तरीके से। दूसरी रिएक्शन देखिए हमने NH3 के साथ वाटर की, NH3 बेस है, NH3 बेस है तो इसका मतलब क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें से H पॉजिटिव आयन चला जाएगा। अगर ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एसिड, और H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, OH माइनस। ये यहाँ पे एसिड है तो दूसरी तरफ इससे बनने वाला क्या कहलाएगा, OH माइनस, कॉन्जुगेट बेस। एंड NH3 यहाँ पे क्या है, बेस, वो H पॉजिटिव आयन को इससे ले लेगा यानी कि एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, और NH3 यहाँ पे बेस है तो इससे बनने वाला क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो हमने देखा H2 यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में तो एसिड के तरीके से काम कर रहा है और इस वाली रिएक्शन में बेस की तरीके से काम कर रहा है। तो H2O एसिड की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है एंड बेस की भी, इसी वजह से H2O यानी कि वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नेक्स्ट एम्फोटेरिक सब्सटेंस का एग्जांपल आता है बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3। ये भी एसिड एंड बेस दोनों के तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सेम HCl लिया एंड NH3, यानी कि वाटर में भी तो इसकी रिएक्शन करके दिखाई थी हमने, HCl और NH3 की देख सकते हैं आप। वाटर में भी हमने HCl की रिएक्शन भी करके दिखाई थी एंड H2O की भी करके दिखाई थी, सेम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। HCl एसिड यानी कि H पॉजिटिव दे सकता है, इससे बनेगा Cl माइनस, वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये H पॉजिटिव को लेके क्या बना लेगा, H2CO3। सेम वही जैसे HS इसमें बताया था ना मैंने आपको, चार्ज को बैलेंस करना, सेम काम इसमें होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है और एक H पॉजिटिव आएगा, तो एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल बना लेगा, इसलिए इस पर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आया, तो क्या बन गया, H2CO3। ये यहाँ पे बेस था, इससे बनने वाला क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसमें HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आयन ने किसकी तरह रिएक्ट करा है, बेस की तरह। अब देखते हैं एसिड की तरह रिएक्ट करने के लिए इसे अपने साथ में चाहिए एक बेस, तो NH3 बेस है यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि H पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस। अब 2 माइनस क्यों बना, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज आ नहीं रहा है इसे न्यूट्रल करने के लिए, बल्कि जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस। एसिड है तो इससे बनने वाला यहाँ पे दूसरी तरफ क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और NH3 यहाँ पे बेस है, एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना लेगा और बेस से बनने वाला क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। फिर अगर आपके पास ब्रॉन्ज स्टेट वाला आता है ना करने के लिए, तो आपको ये सारा तो करना है, यहाँ से तो करना ही करना है, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस भी बता दीजिए। देखिए कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस आपको वैसे भी जब मैंने ब्रॉन्ज स्टेट समझाया तो उसके साथ साथ भी समझा दिया, लेकिन अलग से कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं कि एक रिएक्शन ली हमने कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस को समझने के लिए, HCl और NH3 वाली। HCl से यहाँ पे क्या बना, Cl माइनस, और NH3 से क्या बना, एसिड। इसने प्रोटॉन गेन करा तो इसलिए बन गया बेस से एसिड, तो इसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड, और इस एसिड से बनने वाले कहेंगे हम कॉन्जुगेट बेस।
अब देखो कैसे, HCl ने एक प्रोटॉन को डोनेट करा तो वो एसिड के तरीके से काम कर रहा है, और एक Cl- बनाया जिसके पास, अब Cl- के पास क्या टेंडेंसी आ गई कि वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए वो किसकी तरह काम करेगा, एक बेस की तरीके से काम। NH3 ने क्या करा, इससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो प्रोटोन इसने एक्सेप्ट करा, NH3 ने एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करा, तो अगर एक्सेप्ट करने वाले क्या कहते हैं, बेस, तो इसलिए NH3 किसकी तरह काम करेगा, एक बेस की तरीके से काम करेगा। अब NH3 एक बेस की तरीके से काम करेगा, NH3 एक प्रोटोन लेके क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव आयन बना लेगा। अब NH4 पॉजिटिव आयन के पास क्या टेंडेंसी कि वो एक H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है, डोनेट करने की वजह से H पॉजिटिव आयन, NH4 पॉजिटिव आयन को हम क्या कह सकते हैं, एसिड। द बेस फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, एक ऐसा बेस, यानी कि एक ऐसा बेस जो कि एक एसिड से, एक ऐसा बेस जो कि एक एसिड से फॉर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस उस एसिड का, यानी कि Cl- क्या है, कॉन्जुगेट बेस एसिड है HCl एसिड का, तो यानी कि एक ऐसा बेस जो कि एक एसिड से फॉर्म हो, उसको हम क्या कह लेंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। एंड द एसिड, और एक ऐसा एसिड जो कि फॉर्म हो बेस से, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। ये रहा, एंड द एसिड फॉर्म फ्रॉम अ बेस इज नोन एज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। दस इन अबव एग्जाम्पल, जो हमने उस नेक्स्ट पिछले पेज पे एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें Cl- क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस होगा HCl का, और NH4 पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा NH3 बेस का। नेक्स्ट आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब देखो सिंपली बताऊँ शॉर्ट वे में, अगर आपके पास यहाँ पे एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो होगा वीक, और अगर आपके पास एसिड है वीक, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और अगर ये वीक है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग। सेम हम NH3 के बेस के साथ भी होता है, अगर ये बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक, और अगर ये आपके पास NH3 बेस यहाँ पे वीक है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो बस इन्होंने यहाँ पे यही बता रखा है रिलेटिव में, आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब देखो लिखने का तरीका, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी, यानी कि उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने आसानी से एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि वो कितनी टेंडेंसी से अपने प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, और एसिड की कि वो, देखो दोबारा से समझो इस चीज़ को, एसिड की स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो उसकी टेंडेंसी क्या है एक प्रोटोन को डोनेट करने की, और बेस की स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी टेंडेंसी कितनी है एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की। जैसे कि हमने ये वाली रिएक्शन लिया, अब कोई सी भी रिएक्शन और ले सकते हो उसको समझने के लिए। देखो इसमें HCl के पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कि वो H पॉजिटिव आयन को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी तरफ हमने इससे बनने वाला Cl- देखा, यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा, हमने देखा इसके पास टेंडेंसी थोड़ी सी कम है एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए जो Cl- है वो कैसा होगा, वीक बेस, यानी कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ अ वीक बेस, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि इसमें उल्टा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्जुगेट बेस एक वीक एसिड का कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अगर एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, यानी कि अगर यहाँ पे आपने वीक एसिड लिया है उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस से कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। बस आपको इसमें यही बता रखा है। एग्जाम्पल आप मैंने ये वाले दिए हैं, आप कोई और से भी ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रिएक्शन लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यही वाले लेके दिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट इसी वीडियो में हम नेक्स्ट और कवर कर लेते हैं अपना अरेनियस देखते हैं अरेनियस में क्या है। अब आप देख सकते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरेनियस ने बोला, अरेनियस तो आपको नॉर्मली पता भी होगा, अगर आपसे मैं बोलूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एसिड क्या होता था, तो आप बोल सकते थे ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसोशिएट होकर क्या दे, H पॉजिटिव, और बेस से एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसोशिएट होकर OH- दे। तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ये है अरेनियस का कॉन्सेप्ट, सेम ही है। तो देखो इसी तरीके से लिखा भी हुआ है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन, एंड एग्जाम्पल एसिड के HCl, HNO3, CH3, COOH, एंड बेस ऐसे सब्सटेंस है वाटर में डिसोशिएट होकर जो क्या देते हैं, OH-, एंड बेस के एग्जाम्पल हो गए NaOH, KOH, COOH का होल ट्वाइस। देखो एसिड कौन से होते हैं, ऐसे एसिड जिनमें दो या दो से ज़्यादा आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। आयनाइजेबल यानी कि टूट सकते हैं, उनके पास टेंडेंसी होती है पॉजिटिव देने की, वो टूट सकते हैं। तो ऐसे एसिड्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं और वो पानी में डिसोशिएट वो डिसोशिएट होते हैं दो से ज़्यादा स्टेज पे, सॉरी एक से ज़्यादा स्टेज पे डिसोशिएट हो, यानी कि ऐसे एसिड्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो एंड वो वाटर में डिसोशिएट कैसे हो, एंड वो वाटर में जब डिसोशिएट हो तो वो एक स्टेज से ज़्यादा पे डिसोशिएट, मतलब एक साथ डिसोशिएट ना हो, तो ऐसे एसिड्स को हम कौन से एसिड्स बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल देखो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 कैसा है कि H पॉजिटिव इसने दिया, साथ में से क्या बन गया HSO4 माइनस। इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन थे जो इसके पास आयनाइजेबल थे, तो एक और हाइड्रोजन दे सकता है लेकिन ये दूसरी स्टेज पे देगा, तो इसमें HSO4 माइनस में से एक H पॉजिटिव और निकल जाएगा, SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो 2 स्टेज पे इसने क्या कर 2 स्टेज पे इसने अपने H पॉजिटिव आयन दिए और उसके पास दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन, इसलिए H2SO4 को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। ठीक है, फिर आगे और थोड़ा सा देखते हैं इसमें। एसिड एंड बेसिस विच कम्प्लीटली आयनाइज, ऐसे एसिड या फिर बेसिस जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, इनके पानी में बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाए, खत्म हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में, उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेसिस। यानी कि अगर एसिड है जो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं तो उन्हें कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर बेस है जो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल हो गए एसिड के HCl, HNO3, H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है NaOH एंड KOH। फिर ऐसे एसिड एंड बेसिस जो वीकली आयनाइज हो, यानी कि देखो आयनाइज तो होंगे जब भी तो एसिड एंड बेस है, लेकिन जो कम आयनाइज हो यानी कि वीक तरीके से आयनाइज हो एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें क्या कहेंगे, वीक एसिड या बेसिस। यानी कि ऐसे एसिड जो वीकली आयनाइज हो एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें कहेंगे वीक एसिड, एंड ऐसे बेसिस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम आयनाइज हो इन्हें हम कहेंगे वीक बेसिस। एग्जाम्पल है वीक एसिड के CH3COOH एंड HCl, एंड वीक बेस के एग्जाम्पल है NH4OH CaOH का होल ट्वाइस। तो इसी वीडियो में हमने अपने 3 कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, लक्स, फ्लड, अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड। तो आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है लुईस एसिड। आगे देखते हैं लुईस ने क्या कहा। लुईस के हिसाब से बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है लुईस के हिसाब से जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए बेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एंड एसिड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो लुईस एसिड, आपको बुक में से पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना दिया। आई होप ये आपको हेल्पफुल हो। देखो लुईस एसिड 4 तरीके से हो सकते हैं। लुईस एसिड पहले होता क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, या तो पॉजिटिव आयन वाला एक्सेप्ट कर सकता है। देखो एसिड कौन कौन से होते हैं, या तो जिन पे पॉजिटिव साइन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई एक्सेप्ट कौन करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले कर सकते हैं, या फिर जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट यानी कि खाली डी ऑर्बिटल हो। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे तो इनके पास क्या होगी, दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उनके पास टेंडेंसी होगी ताकि कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। जैसे कि एग्जांपल हो गए BF3, AlCl3 एंड FeCl3। इसके अंदर जो Fe, Al एंड B है ये क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे, क्योंकि BF3 क्या करेगा, एक F नेगेटिव लेके BF4 नेगेटिव बना के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए क्या कहलाएगा, इसने क्या करा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लुईस के हिसाब से वो क्या कहलाता है, एसिड। तो इसलिए BF3 क्या है, लुईस एसिड। दूसरे पे चलते हैं कैटायन। कैटायन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होते हैं, दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। लार्जर कैटायन आयंस, जो बड़े बड़े कैटायन के आयंस होंगे, जिनमें बड़े बड़े साइज़ के जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, वीक लुईस एसिड। और जो स्मॉलर कैटायन होंगे यानी कि जिनका साइज़ बिल्कुल छोटा छोटा सा होगा, उनके पास वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। देखा आपने, इससे आपको क्या पता लगता है कि साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो यानी कि साइज़ बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम, क्योंकि उसने बोला छोटे वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं और बड़े वाले वीक होते हैं। तो इससे हमें समझ आता है अगर साइज़ बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव में से और मैं Fe2 पॉजिटिव में से पूछूँ कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो Fe तो सेम है, चार्ज का ही तो फ़र्क है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। वहीं अगर मैं SN4 पॉजिटिव और SN2 प्लस में से पूछूँ तो SN तो सेम है। अब हम चलेंगे चार्ज के पास, 4 प्लस और 2 प्लस में से कौन सा चार्ज ज़्यादा है, 4 प्लस, तो इसलिए SN4 प्लस वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। तो लुईस एसिड अभी हमने 2 तरीके के पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैटायन। नेक्स्ट चलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि जिनमें डी ऑर्बिटल खाली हो। तो खाली ऑर्बिटल होने का मतलब उनके पास टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग देयर वैलेंसी शेल, अपने बाहर वाले शेल को एक्सटेंड यानी कि बढ़ा के वो बाहर वाले वैलेंसी शेल्स को बढ़ा के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, अपने वैलेंसी शेल को बढ़ाने की, एक्सटेंड यानी कि बढ़ाने की। जिसके एग्जांपल हो गए AlCl3 और SnCl4।
AlCl3 क्या करेगा, एक Cl नेगेटिव को लेके बना लेगा AlCl4। Al क्योंकि Al क्या है, Al के पास एल्यूमिनियम के पास यानी कि एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए क्या कहलाता देगा, लुईस एसिड। देखो आपको सिंपली बताऊँ ना, आपको ये समझने के लिए सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल जरूर लिख देना, पेपर में पूछे या ना पूछे एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। लुईस एसिड का लास्ट है सेंट्रल एटम, ऐसे सेंट्रल एटम जिनके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हो, जैसे कि CO2 में आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कुछ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ लेके ऑक्सीजन बन जाता है स्लाइटली नेगेटिव एंड कार्बन बन जाता है स्लाइटली पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि कैटायन, तो इस तरीके से फिर ये लुईस एसिड की तरीके से काम करेगा। देखो वही लिखा हुआ है एग्जाम्पल CO2 का इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। एंड एक्वायर्ड डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्ड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के पास टेंडेंसी आ गई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, ये इतना था हमारे पास लुईस एसिड। लास्ट है लुईस बेस। आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ट्रस्ट में वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। एसिड एंड बेस की मोस्टली 50% यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। अब लुईस बेसिस के देखो, इसके सिर्फ 3 ही हैं। पहला है हैविंग लोन पेयर, यानी कि जिसके पास इस तरीके से लोन पेयर हो, जैसे कि एग्जांपल है अमोनिया, अल्कोहल्स, अमाइंस, देखो NH3, NH2, ROH यानी कि अल्कोहल, R2C1, इनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की, डोनेट करने की। क्यों, लोन पेयर है, इनके किसी काम के नहीं है, दे सकते हैं, तो इनके पास टेंडेंसी हो गई ना कि पेयर को ये डोनेट कर सकते हैं। तो हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो किसी भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके उसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस। फिर जैसे लुईस एसिड के अंदर हमने बात करी थी कैटायन की, लुईस बेस के अंदर हम किसकी बात करेंगे, एनायन की, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो एनायन यानी कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब कब आता है, जैसे मैं बोलूँ NaCl, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में टूटता है, इसका मतलब Cl क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और Na पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इसी तरीके से कैटायन इसी वजह से हमारे पास लुईस एसिड के तरीके से काम करते हैं और एनायन हमारे पास लुईस बेस के तरीके से काम करता है। तो देखो वही लिखा है, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होता है, इनके पास टेंडेंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की, तो इसी वजह से लुईस बेस होता है। एग्जाम्पल हो गए Cl माइनस, OH माइनस, O22 माइनस, Cn माइनस एंड F माइनस। लास्ट है लुईस बेसिस के अंदर अनसैचुरेटेड एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन। अनसैचुरेटेड यानी जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये क्या बना सकते हैं, पाई कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं मेटल के साथ, जैसे कि CO, C6H6। ये क्या, इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ऑल्सो, सो इट हैव अ टेंडेंसी, इसी वजह इनके पास लोन पेयर भी होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं मेटल के साथ, तो इसी वजह से इनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लुईस बेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों पार्ट होते हैं क्लियर। आपको शॉर्ट में बता देते हैं, लुईस वाले में लुईस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। लुईस के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और बेस कौन से होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, डोनेट कर सकें। वहीं अरेनियस के हिसाब से एसिड कौन से होते हैं, जो कि H पॉजिटिव आयंस में डिसोशिएट हो सकें, और बेस जो वाटर में OH माइनस दे सकें। नेक्स्ट आता है लक्स फ्लड। लक्स फ्लड में हमने क्या पढ़ा था, लक्स फ्लड के हिसाब से एसिड कैसे होते हैं, जो कि O2 माइनस को क्या कर सकते हैं, जो O2 माइनस को एक्सेप्ट कर सके। एंड बेस कौन से होते हैं लक्स फ्लड के हिसाब से, जो O2 माइनस को डोनेट कर सके। एंड लास्ट कौन सा पढ़ा था हमने, ब्रोंस्टेड वाला। ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव को डोनेट कर सके, एंड बेस कौन से होते हैं, जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकें। तो ये हैं चारों, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है। इसी के साथ आपका 50% एसिड एंड बेसिस हो जाता है ख़त्म। एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिए चारों तरीके के आपको एसिड एंड बेसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।